चलो तो आज हम पढ़ते हैं सम टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ते हैं कुछ। यस सर। कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स काउंट हो सकते हैं? सर मस्कुलर फोर्स। देखो, सिंपल हम यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं केवल उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मान लेते यस हैं कि ये एक अर्थ है। ठीक है, अर्थ सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर कोई बॉडी पड़ी है। ओके, ये इसके कांटेक्ट में है। यस सर। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन है कि ये बॉडी स्टैटिक हो, यस सर। और दूसरी कंडीशन है कि ये बॉडी मोशन में हो। ओके, यस यस सर। तो ये बॉडी जब स्टैटिक होगी, देखो कभी भी अगर दो फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस हमेशा कपल में होते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। कभी भी यस सिंगल फोर्स नहीं लगता है। तो अब इस पे मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जब ये बॉडी स्टैटिक में है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ। सर फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, और कोई? और सर एयर प्रेशर भी शायद एयर ऊपर से प्रेशर ऊपर। वो सब नेग्लिजिबल चीजें हैं, उनको छोड़ दो। देखो मेनली बेसिकली यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स क्या है इस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये हो गया इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, दूसरा कौन सा फोर्स है? दूसरा है इस पे नॉर्मल फोर्स। इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। यस सर। ये है आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसा होता है? जो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है किसी भी बॉडी पे, हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहता है। इसलिए इसका नाम रखा है हमने नॉर्मल फोर्स। यस सर। जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उसके नॉर्मल रहेगा, ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा। और तीसरा क्या है? तीसरा है इस पे फ्रिक्शन फोर्स, है ना? यस फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो फ्रिक्शन दो तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हो जाएगा आपका मोशन में जो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, यस सर। उसको कहते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक। उसका यस सर। नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यस सर। तो कोई भी बॉडी अगर बैलेंस है, बैलेंस का मतलब क्या है? सब। इक्विलिब्रियम, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। यस सर। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, किसी भी बॉडी के बैलेंस होने के लिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। देखो जैसे अभी मैं यहाँ सीट पे बैठा हूँ, तो मैं सीट पे क्यों बैठा हूँ? क्योंकि देयर इज ए बैलेंस ऑफ फोर्सेस, है ना? यस सर। भाई अगर आप ये जो बच्चों की कोई चेयर पे बैठ जाओ आप, तो क्या होगा? आपका वेट, उड़ जाएगी सर। आपका वेट नहीं झेल पाएगी वो। क्यों नहीं यस झेल सर। पाएगी? क्योंकि आपका जो ये फोर्स है W इज इक्वल टू एम जी है ना? और एक है नॉर्मल फोर्स। तो इनमें से कोई भी फोर्स, अब यहाँ पे बैलेंस होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? बैलेंस होने के लिए, टू बी इन बैलेंस, आपको दोनों फोर्स को बराबर रखना पड़ेगा, यस सर। है ना? तो W मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। तो अगर दोनों में डिसबैलेंस हो गया, अगर W ग्रेटर देन हो जाएगा नॉर्मल फोर्स से, तो क्या होगा? सर टूट जाएगा सर। टूट जाएगा ये, आप नीचे की यस। तरफ जाओगे, है ना? यस सर। और अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो नॉर्मल नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो फोर्स जाएगा। ज्यादा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो क्या होगा? सब बैट्स। ऊपर की तरफ उठ जाओगे आप, हवा यस में, सर। है ना? यस सर। सिंपल, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम में पढ़ा है ना? यस सर। तो जब फोर्स जो है डिसबैलेंस हो जाएंगे, डिसबैलेंस का मतलब देयर इज ए नेट फोर्स। जब भी नेट फोर्स होता है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। यस सर। तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है मूवमेंट में आ जाएगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी। आ ये जाएगी। सिंपल यस। सा कंसेप्ट समझना है, ठीक है? यस सर। ओके,
तो अभी नेक्स्ट देखते हैं अब हम इक्विलिब्रियम फोर्सेस के कुछ एग्जांपल। देखो जैसे अब एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचते हो, yes, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो तो आप एक फोर्स लगा रहे हो। yes sir, आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो? स्ट्रेच, स्ट्रेच कर रहे हो उसको। स्ट्रेच करने के लिए आप एक फोर्स लगा रहे हो। ओके, yes sir, तो अब स्प्रिंग क्या करती है? स्प्रिंग भी तो आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है। yes sir, उस फोर्स को कहते हैं हम रेस्टोरिंग फोर्स। इसको, restore, इसकी yes शेप sir, को वो दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, yes sir, तो हमेशा ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा। जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेच करोगे उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि वो उसको जीरो करने की कोशिश करेगा, है ना। yes sir, अगर आप ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो क्या होगा? तो स्प्रिंग टूट जाएगी, है ना। yes sir, तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? दूसरा एग्जाम्पल, अगर स्प्रिंग आपके पास है और स्प्रिंग को आपने वो कर दिया, कंप्रेस कर दिया, yes ठीक sir, है, आपने कर दिया स्प्रिंग को कंप्रेस, तो अब स्प्रिंग क्या करने की कोशिश करेगी? तो sir, ऊपर, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, yes sir, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ को लगेगा। ओके, yes, तो ये कुछ एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है जो मैंने कुछ बताया आपको। कॉमन फोर्सेस क्या क्या होते हैं, उनके कुछ बेसिक एग्जांपल्स होते हैं। ओके, yes, अभी yes हम sir, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन दो तरह के हमने फ्रिक्शन पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, और एक पढ़ा है हमने काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तो तब लगेगा जब बॉडी मोशन में होगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट में होती है। ठीक है, yes sir, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जब रेस्ट में बॉडी होगी तो लगेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ, और यहाँ पे लगा दो एस, तो ये हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके न्यू एस और एन। एन क्या है यहाँ पे? म्यू एस क्या है? म्यू एस जो है वो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, और एन है आपका नॉर्मल फोर्स। ओके, yes sir, तो कभी भी एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है म्यू एस एन के बराबर। ओके, तो आप यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू है। एफ एस जो है वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। एफ एस इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस एन। ये कभी भी जो है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, हमेशा उसके बराबर रहेगा या उससे छोटा रहेगा। क्लियर है? हेलो, yes sir, ओके। तो इसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या होता है? व्हेन बॉडी इज इन मोशन, yes तो sir, तब लगेगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। yes sir, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो एफ के से इसको डिनोट करते हैं। एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, yes sir, म्यू के क्या है यहाँ पे? काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। ठीक है, और एन यहाँ पे क्या है? एन है नॉर्मल फोर्स। yes sir, ओके, तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, बेसिक से कंसेप्ट हमने करे। yes, अब पढ़ लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स इस पे बेस्ड। तो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर दिया है 5.7, उसको देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5.7, पेज नंबर है आपका 102।
पेज नंबर 10। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है कि determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary, given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15। तो उसने static friction का वैल्यू दे दिया, ठीक है, उसके म्यू का वैल्यू दे दिया, तो म्यू एस इज इक्वल टू कितना दिया उसने 0.15, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। और जो आपका determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15। तो अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, देखो ये ट्रेन तो मोशन में है, ओके, ये ट्रेन का मोशन है और इस ट्रेन के अंदर इसकी सरफेस पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ओके। Yes, तो sir. अब इस बॉक्स को रहना है स्टैटिक, तो बॉक्स स्टैटिक कब रहेगा, फ्रिक्शन हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. ट्रेन का जितना फोर्स है, ट्रेन जितने फोर्स से मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा और सेम टू सेम होगा, तभी ये बॉक्स स्टैटिक रह पाएगा। अगर दोनों में से कोई भी डिसबैलेंस हुआ तो ये बॉक्स का मूवमेंट हो जाएगा, या Yes, तो sir. पीछे की तरफ या आगे की तरफ, ठीक है। Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पे जो फॉर स्टेबलिंग ऑफ बॉक्स, फॉर स्टेबल बॉक्स, उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होना चाहिए जो जिस फोर्स से ट्रेन मूव कर रही है उसके बराबर होना चाहिए, Yes, है ना, sir. तभी वो बॉडी स्टेबल रह पाएगी, तभी वो बॉक्स स्टेबल रह पाएगा। तो एफएस मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है एफएस, Sir, FS maximum, sir, USN. म्यू एस एन के बराबर होता है, म्यू एस एन, एन क्या है, एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एम जी के बराबर होती है। Yes, sir. नॉर्मल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऑलवेज एम जी के बराबर And होता है, ठीक yes, है। sir. तो एफ एस मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एस एम जी के बराबर हो सकता है, यानी कि एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस कितना दिया है उसने 0.15 दिया है, और एम की वैल्यू और जी की वैल्यू है आपकी 9.8, ठीक है। Yes, sir. तो ये सारी वैल्यूज हम जब इसमें रखेंगे, और ये किसके बराबर हो सकता है, एम ए के बराबर हो सकता है ना। Yes, sir. बॉक्स का जो मोशन है, बॉक्स भी तो मोशन में है ना ट्रेन के साथ, Yes, sir. तो बॉक्स पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एफ इज इक्वल टू एम में, और ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वल होंगे तब जाके ये बॉक्स स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो एफ एस मैक्सिमम इतना आ गया, और इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर, एम ए के बराबर, क्लियर है। Yes, sir. मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स भी तो मोशन में है ना, Yes, sir. पर जिस वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से बॉक्स भी मूव कर रहा है, तो यहाँ से एम की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 9.8 इंटू 0.15, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, इसने जी को 10 रख लिया है, ओके, तो जी Yes. को अगर 10 रख लोगे यहाँ पे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, 10 रख लो उसको, 10 इंटू 0.15 तो आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Yes, sir. तो ए मैक्सिमम होगा इतना, ए की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है,
क्योंकि एफएस भी हमने मैक्सिमम लिया है ना। यस ओके, यस सर। अगर ए की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? बॉक्स मूव कर देंगे। बॉक्स मूव कर जाएगा आगे की तरफ, है ना। यस सर। और अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? तो तब भी सर मूव कर लेगा। पीछे की तरफ मूव करेगा, यस सर। है ना। तो यस सर। फ्रिक्शन फ्रिक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? सर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सरफेस पे सर। देखो, अब फ्रिक्शन की बात जब कर रहे हैं हम, एफ एस, एफ एस होता है आपका म्यू एस और एम जी, है ना। यस सर। एफ एस किन चीजों पर डिपेंड करेगा? पहला चीज है सरफेस पे, यस ठीक है। सर। सरफेस यस कैसा? सरफेस रफ है कि स्मूथ है? ओके, यस सर। रफ सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है यस सर। और स्मूथ सरफेस पे कम फ्रिक्शन लगता है। यस सर। तो रफ के लिए हाई फ्रिक्शन और स्मूथ के लिए लेस फ्रिक्शन। बरसात के दिनों में हम क्यों फिसल जाते हैं? फ्रिक्शन कम हो जाता है सर, स्मूथ फ्रिक्शन कम सरफेस हो हो जाती जाता है। है, ठीक है। तो हम रोड पे आसानी से चल पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। क्योंकि हमारा जो फ्रिक्शन है वो बैलेंस रखता है। यस सर। तो एक फ्रिक्शन डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करेगा। मास अगर ज्यादा होगा तो बैलेंस ज्यादा अच्छा होगा, है ना। यस सर। तो ये दो चीजों पे यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा डिपेंड करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यस सर। ओके, चलो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो सरफेस था हमारा प्लेन सरफेस, मतलब यस सर। हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब अगर इंक्लाइंड सरफेस हो तो क्या हो? देखो कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, जो आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है ना। यस सर। बस आपको करना क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसमें देखो, अगर एक ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक ये फोर्स लग रहा है F1, एक ये फोर्स लग रहा है F2, और सपोज दैट एक ये फोर्स लग रहा है F3। ओके, तो अगर ये यस सर। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब अगर ये स्टैटिक है, स्टेबल है ये पॉइंट, ओके, यस सर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो तीनों को ऐड करने पे आंसर आना चाहिए 0। समझ गए? यस सर। और तीनों को ही नहीं, इन तीनों के अगर कंपोनेंट को भी हम ऐड कर दें, F1x प्लस F2x प्लस F3x, तो वो भी यस होना सर। चाहिए 0। यस सर। इसी तरह से F1y प्लस F2y प्लस F3y, ये भी होना चाहिए 0। अलग अलग कंपोनेंट भी उसके 0 होंगे, ठीक है। यस सर। F1z F2z प्लस F3z भी होगा 0। सो इट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। कितने भी फोर्स हो, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, सॉरी उनका जो वेक्टर सम होगा, ये कैसा होगा, वेक्टर सम। समझ में आई बात? यस सर। वेक्टर सम मस्ट बी इन 0, तभी हम उनको इक्विलिब्रियम फोर्सेस कह सकते हैं। ओके, चलो यस अब सर। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे एक रस्सी है, ठीक है, ये रिजिड सरफेस है। यहाँ पे एक रस्सी लटकी हुई है और उस रस्सी में हमने ये एक बॉडी को लटका है, ठीक है। ये पहला सिनेरियो है। यस अब इस बॉडी को लटका है तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पहला फोर्स कौन सा है? सर। वेट, ग्रेविटेशनल। W इज इक्वल टू mg। दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यस यस सर।
भाई इसको बैलेंस रख रहा है ना, यस सर। बैलेंस कौन रखेगा इसको, कौन सा फोर्स बोलते हैं उसको? नॉर्मल फोर्स। फोर्स नहीं बोलते, इसको बोलेंगे आपका टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन, ठीक है। यस सर। तो यहाँ क्या होगा, T इज इक्वल टू एम जी होगा, ओके। यस सर। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं एक, दूसरे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा एक तीसरे पॉइंट से अटैच कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे लटक जाते हैं, ओके। सर वापस रिपीट कर दे सर, बाद में क्या किया देखो अभी? अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया बीच में, यस सर। अब भी ये बैलेंस में रहेगा। यस सर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभी देखो कितने फोर्स लगेंगे इस पे, एक तो ये लगेगा आपका W इज इक्वल टू एम जी, क्लियर है। यस एक सर। ये वाली टेंशन लगेगी T1, एक ये वाली टेंशन अलग होगी इस पे T2, ओके। यस सर। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो T1 प्लस T2 प्लस एम जी, ये कितना आना चाहिए, सर जीरो। जीरो आना चाहिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो, ठीक है, मतलब बैलेंस में है अगर, यस सर। तो ये जीरो आना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो T1 कम हो जाएगा और W इज इक्वल टू एम जी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, सर T1 कम हो जाएगा और W सर नीचे गिर जाएगा सर। गिर जाएगा, ठीक है, इट यस विल सर। फॉल डाउन, ओके। यस सर। समझ में आई ना बात। यस सर। तो बेसिक सा कंसेप्ट है फोर्स का, तो ये चीज बस छोटी सी चीजें हैं वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी चलो ये तो बात हुई हमारी प्लेन सरफेस की, अब बात करेंगे हम इंक्लाइंड सरफेस की, ओके। इंक्लाइंड सरफेस पे क्या क्या चीजें हैं जो एक्शन में आती है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इजीली जो है दिमाग में नहीं भरता है, ठीक है। यस सर। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, इसको बोलते हैं हम मैकेनिक्स, ओके। यस सर। स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स, ओके। सो इंक्लाइंड सरफेस पे अगर बॉडी को स्लाइड कर रही होगी तो क्या क्या फोर्सेस एक्शन में रहेंगे वो हमें स्टडी करना है। मान लेते हैं कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और यहाँ पे एक बॉडी है जो मूव कर रही है, ओके। यस सर। अब इस बॉडी का देखो सेंटर ऑफ मास पे पूरा वेट होता है, यस सर। तो इसका जो मास होगा वो नीचे की तरफ होगा, W यस इज इक्वल टू एम जी, वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, है यस ना। सर। यस सर। अब इस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल लें, ये हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये एंगल बताओ मुझे कितना हो जाएगा, सर। थीटा होगा, यस सर। है ना। यस सर। ओके, एक इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसको पीछे की तरफ खींचेगा, यस सर। FS। एफ एस। यस सर। और नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, यस सर। ओके। यस सर। अब ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, सर MG cos कोस थीटा। थीटा, यस सर। एम जी कोस थीटा बनेगा, है ना। यस सर। और एक कंपोनेंट ये बनेगा इसका, सर MG sin थीटा। ये क्या हो जाएगा,
सर mg sin थीटा। mg sin थीटा। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये फ्रिक्शन लगेगा इसमें, ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसमें। ओके, यस सर। तो आप यहां से क्या चीजें देख रहे हो? कौन किसको बैलेंस करेगा? अगर ये मान लो दो कंडीशन है यहाँ पे। यस सर। पहली कंडीशन है कि बॉडी इज स्टेबल, बॉडी इज स्टेबल। स्टेबल। यस सर। तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स जो होगा आपका वो इक्वल टू होना चाहिए mg sin थीटा, यस है ना? सर। यस तो सर। स्टेबल बॉडी तभी तो होगी जब इसका जो ये इस डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शन, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, दोनों बैलेंस में होने चाहिए। तो बैलेंस में कब होंगे? जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। और बॉडी मोशन में कब होगी? तो कब होगी बॉडी मोशन में? mg sin थीटा जब mg sin थीटा ग्रेटर होगा fs से। fs से। ठीक है? यस सर। और जब बॉडी मोशन में होगी तो एक एक्सेलरेशन भी होगा बॉडी के अंदर। यस सर। तो यहाँ पे mg sin थीटा मतलब नेट फोर्स हो जाएगा, है ना? यस। समझ गए बात? सर ये कैसे हुआ सर? देखो, नेट फोर्स जब बॉडी मोशन में होगी, तो मोशन में किस लिए है वो? मोशन में इसलिए है क्योंकि mg sin थीटा बड़ा है fs से। यस सर। तो अब जो इफेक्टिव फोर्स होगा ये क्या होगा? ये होगा आपका नेट फोर्स। ठीक है यस सर। भाई, नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो बॉडी मोशन में हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये तो बताया था हमने यस सर। भाई, इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा? ए भी जीरो होगा, मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। और अगर नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होगा? बॉडी मूवमेंट में आएगी, यस है ना? क्लियर है? यस सर। सो एक्सेलरेशन विल बी देयर अगर आपका नेट फोर्स जीरो नहीं है तो। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है? अब एग्जांपल नंबर 5.8 है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। फिगर दिया है उसने 5.11, फिगर हमने गलत डिलीट कर दिया, वो इसी को यूज कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, ये फिगर दिया है इसने, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे एक बॉडी है। ओके, तो अब इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा Fs, और नीचे अभी मैंने आपको दिखाया mg sin थीटा होगा। ओके, यस सर। और ये हो जाएगा आपका mg, और यहाँ हो जाएगा थीटा एंगल, और ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? यस सर। तो अब इसने क्या दिया है? इसने मास दिया है, मास इज इक्वल टू 4 kg। बॉडी का जो मास है 4 kg है। रेस्ट सोने हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड। देखो, पहले ये बॉडी थी स्टैटिक में, पहले ये बॉडी ऐसे रखी हुई थी, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रही थी। लेकिन अभी क्या करा? इसको इंक्लाइंड कर दिया। इंक्लाइंड कितना कर दिया? थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री पे हमने इसको इंक्लाइंड कर दिया। तो जैसे ही हम इसको इंक्लाइंड करेंगे तो ये बॉडी नीचे आना शुरू हो जाएगी, है ना? यस सर। सो विद द हॉरिजॉन्टल द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। अब ये मास जो है स्लाइड होना शुरू हो जाता है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस? तो हमें फाइंड करना है भाई म्यू एस। म्यू एस हमें फाइंड करना है
इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये जो एफ एस होगा, एफ एस किसके बराबर होगा? mg sin थीटा। एम जी साइन थीटा। एफ एस मैक्सिमम हो सकता है इतना, यस सर। है ना? एफ एस जो है आपका एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, और एन किसके बराबर होगा? और n सर mg cos थीटा। एम जी कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यस सर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो बस। अब यहाँ पे देखो, इसको दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा? सर दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा? tan थीटा। टेन थीटा आ जाएगा, एम जी से एम कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ एस अपॉन एन आ जाएगी, है ना? यस सर। क्लियर है? सो टेन थीटा आ गया आपका एफ एस अपॉन, देखो एफ एस जो है तुम्हारा वो होता है म्यू एस और एन के बराबर। ठीक है ना? एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है म्यू एस और एन के बराबर। ओके, यस सर। अब एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन, ये क्या होगा? ये होगा टेन थीटा, है ना? यस सर। अभी अभी देखा हमने, यस सर। एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन इज इक्वल टू टेन थीटा। यस तो सर। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से क्या है? एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन इज इक्वल टू क्या है? म्यू एस है ना? यस सर। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा आपको कि म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। सो ये आ जाएगा टेन फिफ्टीन, टेन फिफ्टीन कितना आ जाएगा? 0.27, 5.9, 5.9 कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर 5.2। देखो एक सिस्टम दिया है, यहाँ पे जो है एक पुली लगी है, पुली। ठीक है, ये पुली है, और पुली के थ्रू एक ब्लॉक है जो इस पे मूव कर रहा है। ओके, और इसमें यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं ब्लॉक के ऊपर, और ये ऐसे जो है पुली के ऊपर से इस तरह से आ रहा है। ठीक है, एक ब्लॉक यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, इस ब्लॉक का जो वेट है दिया है उसने 3 kg। ठीक है, सो W इज इक्वल टू 3G। ओके, सो 30 न्यूटन हम कह सकते हैं इसको, W इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ओके, यहाँ पे इसका मास है उसने 3 kg दिया। हेलो, यस सर। हाँ, तो एक ये ब्लॉक है, इसका मास 3 kg है, एक ये ब्लॉक है जो पुली के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो इस तरह से उसने फिगर दिया है, इस बॉक्स का मास है 20 kg। ओके, यस सर। तो इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि ये बॉडी मोशन में है, ये मूव कर रहा है बॉक्स। ठीक यस है, सर। और एक टेंशन लगेगा,
इधर की तरफ, और इस पे एक टेंशन लगेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों रोप जो है कनेक्टेड है एक ही पुली से, इसलिए दोनों पे टेंशन सेम हो। क्लियर है। यस सर। अगर इस पॉइंट को हम फिक्स कर देते तो टेंशन डिफरेंट हो जाता, बट इस पॉइंट को हमने फिक्स नहीं किया, पॉइंट मूव कर रहे हैं। ओके। यस सर। ओके, तो अब ये कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये जो नीचे जो ब्लॉक जा रहा है, and trolley system shown in figure, if the coefficient of kinetic friction between the trolley and surface is 0.04, तो यहाँ पे जो म्यू के है, म्यू के है आपका 0.04। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें टेंशन भी फाइंड करनी है। ओके। और नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, दो चीजें हमें फाइंड करनी। ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्स लगे हुए हैं, बताओ जरा मुझे। ये नीचे वाला जो ब्लॉक है 3 kg वाला, इसके यस ऊपर कितने फोर्स हैं? सर, 2। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ए। हम सिस्टम का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए, क्योंकि मोशन में है तो एक्सेलरेशन होगा जरूर, है ना। तो यस अब मुझे बताओ कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है? सर, ये ब्लॉक सर ऊपर जा रहा है सर। नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। हाँ सर, नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी। ठीक है। तो ब्लॉक जब नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू जो है वो टी से ज्यादा है। यस सर। है ना। इसका मतलब क्या है कि 30 में से माइनस करेंगे टी को, तो किसके इक्वल आएगा? एम ए के बराबर आएगा। यस इस पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, एक ये डब्ल्यू और एक टी, बट ये बॉडी स्टैटिक तो है नहीं, यस दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। यस सर। तो दोनों फोर्स जब इक्विलिब्रियम में नहीं है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो नेट फोर्स के बराबर होगा, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा? एम ए के बराबर होगा। यस क्लियर है। यस ओके। अब इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं 20 kg वाली में? सर। सर, 3 सर। तीन कौन कौन से? सर, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल और नॉर्मल। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग नहीं रहा इस पे, क्योंकि ये क्या है देखो, ये आपका ग्रेविटेशनल और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है ना यस सर। भाई, अर्थ के ऊपर है, ये प्लेन सरफेस है। तो यस इस सर। पे हमेशा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यस सर। और ये नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, कहीं भी चले जाओ आप, दोनों एक दूसरे को कट करते चले जाएंगे, तो इन दोनों का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है। यस सर। तो दो फोर्स लगेंगे इस पे, एक तो टी लगेगा और एक एफ के लगेगा। तो टी इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव हो रही है। तो नीचे की तरफ कब मूव होगी बॉडी? जब टी की वैल्यू ज्यादा होगी। यस सर। तो अब टी माइनस एफ के विल बी इक्वल्स टू 20 है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस भाई यहाँ इसको बिकॉज ऑफ टी एंड एफ के बोथ दिस बॉडी इज इन मोशन, ये बॉडी मोशन में रहेगी। तो मोशन यस में कब होगी? जब टी की वैल्यू एफ के से ज्यादा होगी, तभी तो यस मोशन में रहेगी। यस सर। एफ के की वैल्यू क्या होती है? एफ के की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, यस सर। म्यू के इंटू एम जी, है ना। यस सर। एम कितना है? 20, और जी यस सर। कितना है? 10 है। ओके। यस सर। तो देखो अगर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या होगा? सर, 1 और 2 को सर। देखो यहां से हमें क्या करना है कि टी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। या तो आप एक काम करो,
यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो, है ना। यस सर। कैसे भी करके हमें इसको सोल्व करना है। ओके, एफ के की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आ जाएगी। म्यू के कितना है 0.04 और ये है 200, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 न्यूटन आ जाएगा। ओके, समझ यस गए सर। बात। सो t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a। 20a, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 3। करना क्या है, हमें 3 और 1 को ऐड कर दो। 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। यस सर। क्या बचेगा 3, 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 23a, है ना। यस। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 22/23। इस a की वैल्यू को इसमें रख दो, t की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, थर्ड इक्वेशन t की वैल्यू आ जाएगी। तो t हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 22/23 प्लस 8 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करके t की वैल्यू आ जाएगी 27.1 न्यूटन। क्लियर, ठीक है। उसको कहते हैं लामीस थ्योरम। ये तुम्हारी बुक में नहीं है। यस सर। अगर 3 फोर्सेस हैं, 3 या 4 जितने भी हैं फोर्सेस, ठीक है, ये फोर्स है आपका F1, ये फोर्स हो गया F2, ये फोर्स हो गया F3। ठीक है, F1 फोर्स लिया हमने, मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल अल्फा है। F1, F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है, और F1 और F3 के बीच का एंगल मान लेते हैं बीटा है, F1 और F2 के बीच का एंगल मान लेते हैं गामा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इफ all the 3 forces are in equilibrium, इक्विलिब्रियम का मतलब सर स्टेबल है, ये कहीं पे डिसबैलेंस नहीं। ठीक है, यस सर, आप मतलब यस सर। देन उस कंडीशन में क्या होगा कि F1 अपॉन F3 और F2 के बीच का एंगल, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। इसको याद रख लो, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आए। ठीक है, यस सर। समझ गए बात। यस सर। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं इस पे फटाफट, लामीस थ्योरम से भी हो जाएगा और जो आपके नॉर्मल टेक्निक है उससे भी हो जाएगा। ये एग्जांपल है आपको, इसमें हमें थीटा की वैल्यू बतानी है सबसे पहले, और क्या बताना है। चलो कोशिश करो इसको कर। देखो ये T1 साइन थीटा जो है T3 के बराबर होगा, यस सर। होगा कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे T1 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू T3, बैलेंस रख रहे हैं ना एक दूसरे को, यस सर। तो ये आ जाएगा आपका 50। सो T1 साइन थीटा इज 50, T1 साइन थीटा इज 50। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये जो है इक्विलिब्रियम में है, ये जो बॉडी है वो स्टैटिक है, बॉडी मूवमेंट में नहीं है।
समझ गए बात? यस सर। तो ये जो T2 होगा, ये T2 इस T1 cos थीटा के बराबर होगा. यस सर। So T1 cos theta will be equals to T2. Equation number 2. ठीक है. और बताओ और क्या हो सकता है. और ये T2 किसको बैलेंस में रख रहा है? यहाँ पे जो T2 है, T2 किसके बराबर होना चाहिए? वेट के बराबर. यस सर। क्योंकि बॉडी जो है बैलेंस में है, तो Yes, यहाँ sir. पे T1 cos थीटा जो है इक्वल टू हो जाएगा T2 इक्वल्स टू हो जाएगा 60. क्लियर है? यस सर। इक्वेशन नंबर 3. इसको डिवाइड कर दो. 1 डिवाइडेड बाई 3. 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा. तो ये बचेगा आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 60. तो ये आ गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 5/6. ठीक है. Yes. Yes, थीटा sir. यहाँ पे लिख दोगे. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6. और ये वैल्यू आपको दी होगी. ये वैल्यू है 39.8 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू आ गई, आपने निकाला है. कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं. देखो ये लामी थ्योरम से इसको सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं. ये देखो एक ये था हमारा कितना T1. Yes, sir. ये T1 था और ये था T3 Yes, sir. और ये था W. Yes, sir. है ना. Yes, sir. इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. ओके. Yes, sir. और ये कितना था हमारा? थीटा था. Yes, sir. और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है. तो हमें क्या करना है? T1 अपॉन T2 T3 के बीच का एंगल. लामी थ्योरम क्या कहती है? Sir, F. लामी थ्योरम कहती है आपकी कि जिस फोर्स को ले रहे हो उस फोर्स के अलावा दोनों फोर्स के बीच का एंगल. तो T1 ले रहे हैं हम, तो T इसके W और T3 के बीच का एंगल लेना है. ठीक है. T1 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू फिर T3 अपॉन T3 लिया है, तो अब ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे. है ना. Yeah. कितना होगा ये एंगल? Sir, ये होगा सर 180 minus 90. हाँ 90 minus theta sir. 180 माइनस थीटा यार. टोटल 180 है, उसमें Yes, से sir. थीटा माइनस होगा. Yes, sir. Yes, sir. Sorry. गलती हो तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा W अपॉन T1 और T3 के बीच का एंगल. ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा. Yes. है ना. Yes, sir. वैल्यू रख दो. T1 अपॉन साइन 90 1 होता है. T3 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, Plus sin theta sir. तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू W की वैल्यू रख दो 60 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा हो जाएगा. Plus sin theta. Yes. ठीक है. Yes. तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू T3 की वैल्यू दी है उसने 50 अपॉन 50 अपॉन हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन कोस थीटा. ठीक है. Yes, sir. अब इसको और इसको पेयर को ले लो. तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा अपॉन
cos थीटा इज इक्वल टू 50/60। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 5/6, या इसको लिख देंगे 39.8 डिग्री। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर फास्ट करना हो तो इससे भी कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काम होगा, लामिस थ्योरम। क्लियर है? यस सर। बट आप बुक में नहीं कर सकते हो, जो आपके एग्जाम होंगे उसमें लामिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं हुआ। क्लियर है? यस सर। चलो अभी क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक फिगर बनाता हूँ, फटाफट से क्वेश्चन करना है। और लामी थ्योरम से भी करेंगे और नॉर्मल कंसेप्ट से भी करेंगे। लामी थ्योरम आसान है ना? यस। उसमें तो देखना पड़ता है कौन सा कंपोनेंट है, कहाँ गया है, किसको बैलेंस कर रहा है। बट लामी थ्योरम से हमने बहुत इजीली कैलकुलेट कर दिया। लेकिन लामी थ्योरम तभी सक्सेसफुल है जब 3 फोर्स हो। अगर 4 फोर्स हो जाएंगे तो लामी थ्योरम काम नहीं आएगा फिर। ओके। यस सर। एक और तरीका बताऊंगा, और भी शॉर्टकट। चलो पहले इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसको सीख लेते हैं, शॉर्टकट सीखेंगे बाद में। ओके। यस सर। चलो डिटरमाइन, अब इसमें एक फिगर बनाता हूँ, आपको टेंशन फाइंड करना है इसमें। अरे इसमें क्या है, बहुत आसान है। ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना? ये क्या होगा, ये होगा T1 cos 60। और ये क्या होगा, ये होगा T1 sin 60, है ना? यस सर। T1 sin 60 होगा ना ऊपर की तरफ। यस सर। यस सर। तो अब देखो, T2 तो किसको बैलेंस करेगा, T1 cos 60 को। ओके। यस सर। सो T1 इज इक्वल टू 2T2। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। ओके। दूसरी इक्वेशन, T1 sin 60 और W इज इक्वल टू 4 kg, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यस सर। तो आ जाएगा 4 × 10 इज इक्वल टू T1 sin 60। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा T इज इक्वल टू T1 sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी, T1 हो जाएगा आपका 45.26 न्यूटन। 45.26 न्यूटन। T2 की वैल्यू कितनी है, इसका हाफ। T2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ T1। तो आ जाएगा हाफ ऑफ 45.26, दैट इज 22.63 न्यूटन। ठीक है। लामी थ्योरम से भी करना आसान है। लामी थ्योरम से कैसे करेंगे, T1 अपॉन T1 अपॉन कितना एंगल है दोनों के बीच, T2 और W के बीच, 90 90 sin 90 इज इक्वल T2 अपॉन T1 और W के बीच कितना एंगल, 150 सर। 150। तो sin 90 प्लस 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूं डायरेक्ट 40, W 40 है न्यूटन। यस सर। T1 T2 के बीच का एंगल, ये 90, ये 30, तो 120 sin 90 प्लस 30। ठीक है। इसको यस। सोल्व कर लो, T1 अपॉन 1 इज इक्वल टू T2 अपॉन sin 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, है ना? यस सर। cos 60 हो जाएगा, cos 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू 40 अपॉन, ये साइन का cos हो जाएगा cos 30, cos 30 होता है √3/2। ठीक है। यस। तो पहले फर्स्ट और थर्ड को ले लो।
फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 2 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा आपका 45.26। ठीक है, अब क्या ले लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ से T2 किसके बराबर आ जाएगा, T2 आ जाएगा हाफ T1। ठीक है, तो हो जाएगा 45.26 अपॉन 2, दैट इज 22.63। करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बॉल है जो 3 डोरी से हैंग कर रखी है। ठीक है, बॉल को हैंग किया हुआ है, यहाँ पे बॉल है। ओके, 2 डोरी से हैंग कर रखा है इसको। ये T1 है टेंशन, ये T2 टेंशन है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ओके, बॉल का जो वेट है 1 kg है, इसका जो मास है वो 1 kg है। तो भाई इसमें फाइंड करना है T1 और T2, बताओ क्या होगा। यस सर। देखो सिंपल कंसेप्ट है, T1 अपॉन कितना लिखूं, या पहले उससे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट ये होगा, यस सर। एक कंपोनेंट ये होगा, है ना, यस सर। और इस T1 का एक कंपोनेंट ये होगा। ओके, और एक कंपोनेंट इसका ये होगा। क्लियर है, यस सर। तो ये एंगल 30 डिग्री रहेगा यस सर। और ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर, यस। तो ये हो जाएगा, कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे इसमें, ये हो जाएगा T2 cos 60 cos 60। ओके, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 cos 30। cos 30। ओके, यस सर। और यहाँ कौन सा कंपोनेंट, ये यहाँ पे देखो 2 कंपोनेंट होंगे, T1 का भी वर्टिकल होगा, T2 का भी वर्टिकल होगा, है यस। ना। यस सर। तो यहाँ पे रहेगा T1 sin 30 प्लस T2 sin 60। ओके, यस सर। ये देखो T2 cos 60 और T1 cos 30 है, तो एक दूसरे को बैलेंस में रखेंगे। यस सर। यहाँ पे आ जाएगा T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60। वैल्यू रख दो, cos 30 कितना है, 3/2 होता है, T2 cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन √30। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, यस सर। अब इससे देख लेते हैं T1 sin 30, ये बैलेंस किसको करेगा, ये W को बैलेंस करेगा। तो T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू हो जाएगा W। तो सर T, T1 सर 5.6 है क्या? हाँ सर T1 5.6 है क्या सर? T1 है 5 न्यूटन। कैसे हो देख लो, T1 इंटू 1/2 प्लस T2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू W कितना दिया हमने, 1 kg, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, यस सर। 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा T1 प्लस √3 T2 इज इक्वल टू 20। T1 की वैल्यू रख दो, T1 इज इक्वल टू √3 T2, है ना, यस सर। या T2 की वैल्यू रख दो √3 T1।
T2 की वैल्यू रख दो √3 T1, सो T1 प्लस √3 और √3 T1 इज इक्वल टू 20। √3 3 हो जाएगा, सो 4 T1 इज इक्वल टू 20, सो T1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्लियर है? यस सर। T2 हो जाएगा √3 T1, दैट इज 5 √3 न्यूटन। तो ये तो हुआ आपका सिंपल तरीका। ओके, लामीज थ्योरम से देखते हैं अब। समझ आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यस सर। सर मैं थोड़ा सा गलती कर दिया था एंड में सर। हाँ, सर मैंने सर जो सर ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है सर टी साइन 30 प्लस मैंने नहीं किया था सर, गलती अच्छा से। अच्छा अच्छा, हाँ, दो कंपोनेंट होंगे ना उसके, वो ध्यान रखना। यस सर। चलो अब इसको लामी थ्योरम से देखते हैं। लामी थ्योरम से बहुत आसानी से हो जाएगा। ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये डब्ल्यू है, ये आपका क्या है, T1 है, और ये है T2। ये एंगल कितना, ये एंगल उसने दिया है, इसको पहले बना लेते हैं अच्छा। ये एंगल दिया है 60 और यस। ये एंगल दिया है 30। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये भी 60 हो जाएगा, 60 प्लस 90 यानी कि 150। यस। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यस सर। ये कितना बचा, 240, 240, 360 में से 240 गया तो 120 बचेगा, है ना? यस सर। यस। तो ये हो जाएगा आपका T1 अपॉन साइन 150 साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 और W के बीच का एंगल साइन 90 प्लस 30। यस सर। W है तुम्हारा 10, तो 10 अपॉन T1 और T2 के बीच का एंगल साइन 90 साइन 90, इससे एक लाइन में हो जाएगा। सो T1 अपॉन साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा कोस 60, कोस 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू T2 अपॉन कोस 30, ये होता है √3/2, और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो इसको और इसको ले लो पहले। सो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/2, दैट इज 5 न्यूटन। T2 आ जाएगा 5 √3। ठीक है, तो यस जहाँ सर। पे हमें स्पीड की जरूरत है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे लामीज थ्योरम को। जैसे आपका एनडीए का होता है और जेडब्ल्यू के एग्जाम्स हैं, उसमें ये क्वेश्चन 100% आता है। पहला चीज है हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और T1 T2 फाइंड करना है, यस टी सर। फाइंड करना है, टी एक्सेलरेशन और टेंशन। टी तो दोनों में एक ही रहेगा, है ना? सिंपल है ना फिगर? यस सर। अरे ये एक वेक्टर है सिंपल, इस वेक्टर से 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ कंपोनेंट क्या होगा? सर कॉस 100 500 कोस 60 होगा कि नहीं होगा? सर। यस सर। बस इसमें सोचना क्या है, ठीक है? यस सर। भाई सिमिलरली इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये 300 है, ये 300 एंगल जो है 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये कंपोनेंट 300 कौन सा हो जाएगा? 300 कॉस
300 cos 30 यस है ना। यस अब अगर यस हम सर मान लेते हैं कि ये स्लाइड इधर को हो रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि स्लाइड या तो इधर को जाएगा या इधर को जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। यस सर ठीक है, सो लेट द मूवमेंट is towards 50 kg ब्लॉक। हम ऐसा मान लेते हैं कि 50 kg ब्लॉक की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो 50 kg ब्लॉक की तरफ जो मूवमेंट होगा तो ये कितना आ गया हमारा, ये आया है 500 g 500 cos 60। ठीक है, यस सर और ये आया है 300 cos 30। यस ओके, सर यस तो ये टी को बैलेंस करेगा। टी, अब देखो जब ये ब्लॉक इधर को स्लाइड हो रहा है तो ये जो वैल्यू होगी वो टी से ज्यादा होगी। है ना। यस सर तो ये हो जाएगा 500 cos 60 माइनस टी इज इक्वल टू 50a cos 60 की वैल्यू रख दो 1/2। समझ में आई बात। यस सर सर ये थोड़ा मेरे को इसमें डाउट हो रहा है सर, ये जो माइनस टी आप कर रहे हैं ना सर, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को बार देखो बार। ये बॉडी जब मूवमेंट इधर को होगा तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे टी को तो वो नेट फोर्स के बराबर आएगा, यस एम ए के बराबर, है ना। तो यस 250 माइनस टी हो जाएगा 50a के बराबर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इधर वाला 30 वाला। यस सर अगर ये इधर को आ रहा है तो 30 वाला ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे टी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो टी यस माइनस 300 cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 30a, है ना। यस सर 3 माइनस 300 cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 30a। तो ये हो जाएगा t माइनस 150 इंटू 3 इज इक्वल टू 30a। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों को ऐड कर दो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। यस सर 250 प्लस माइनस 150 √3 इज इक्वल टू 80a। ए की वैल्यू जब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी -0.112 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू माइनस आई है, इसका मतलब क्या है, तो माइनस कैसे आएगी सर? अरे 250 में से 150 इंटू √3 को माइनस कर दो और उसको 80 से डिवाइड कर दो। यस 150 √3 250 से ज्यादा होता है, यस सर हाँ यस तो ए की वैल्यू आ जाएगी -0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए की माइनस वैल्यू का क्या मतलब है, सर नेगेटिव डायरेक्शन में सर। मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी थी वो डायरेक्शन नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ब्लॉक। यस इसका मतलब ब्लॉक 50 केजी की तरफ नहीं जाएगा, ब्लॉक जाएगा 30 केजी की तरफ। यस सर तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, तो बिकॉज ऑफ दिस एंगल ये इसको अपनी तरफ खींच लो। ठीक है, यस सर टी की वैल्यू निकाल लोगे, ए की वैल्यू रख दोगे इसमें, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 244 न्यूटन। क्लियर है, कंसेप्ट यस समझ में आया कुछ। लेक्चर आपने पूरा देखा, आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।